25 शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 135। 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए अथवा 1920 से 1947 ईस्वी तक शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखिए अथवा ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा के विकास का विवरण दीजिए। उत्तर, शिक्षा का विकास 1920 से 1950 ईस्वी तक। पहला, हार्टोग समिति 1929। सन 1929 ईस्वी में भारतीय परिनियत आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की, जिसने शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में समिति के सुझाव इस प्रकार थे। प्राथमिक शिक्षा में व्याप्त अव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा हेतु उपयोगी पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाए। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष कर दी जाए। प्राथमिक स्कूलों की निरंतर कक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। स्कूल के घंटे एवं छुट्टियां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाए। तीसरा, उच्च शिक्षा। इस समय विश्वविद्यालय की शिक्षा की तीव्र गति से प्रगति हो रही थी। समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स तथा सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथा, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समिति ने समुचित शिक्षा व्यवस्था करने की सिफारिश की। लड़कियों के लिए विद्यालयों की संख्या बढ़ा दी जाए, उनके अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। दूसरा, सप्रू समिति 1934। सन 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति को गठित किया, जिसे सप्रू समिति 1934 के नाम से जाना जाता है। इस समिति का उद्देश्य राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के कारण को ज्ञात करके उन्हें दूर करने के उपायों को बताना था। जांच के बाद समिति ने अपने सुझाव निम्न प्रकार से दिए। माध्यमिक शिक्षा अभावगत तथा अनुपयोगी है। इससे छात्र अपने भावी जीवन के लिए स्वावलंबी नहीं बन पाते। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कर नौकरी प्राप्त करना है। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता पिता का प्रमुख उद्देश्य भी उन्हें नौकरी में लगाना है। छात्रों में व्यवसायों के प्रति उपेक्षा का भाव पाया जाता है और उनमें उनकी रुचि भी नहीं होती। शिक्षा के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए जिसका संबंध जीवन के प्रत्येक पहलू से हो। दूसरा, शिक्षा का स्वरूप व्यावसायिक हो। तीसरा, पाठ्यक्रम ऐसा निश्चित किया जाए कि छात्र भावी जीवन में स्वावलंबी बन सके। चौथा, शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए कि छात्र दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और वे अपने वातावरण में समायोजित हो सके। तीसरा, एवर्ड वुड रिपोर्ट
1936 से 37। प्रांतीय एवं केंद्रीय शिक्षा नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1920 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। बोर्ड का सबसे प्रमुख सुझाव यह था कि शुद्ध साहित्य शिक्षा के स्थान पर सरकार ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 1935 ईस्वी में इंग्लैंड ने 2 शिक्षा विशेषज्ञ एबट तथा H.S. वुड को भारत बुलाया गया और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जांच करके अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए कहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स 1937 ईस्वी को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जो एबट वुड रिपोर्ट्स कही जाती है। उसकी संयुक्तियां निम्न प्रकार हैं। वुड रिपोर्ट प्रस्तुत सामान्य शिक्षा संबंधी सिफारिशें। पहला, प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाएं। दूसरा, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। तीसरा, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। चौथा, माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय अनिवार्य हो। पांचवा, आर्ट एवं क्राफ्ट विषयों को प्रोत्साहित किया जाए। छठा, अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। सातवां, विद्यालयों के निरीक्षण कार्य हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। आठवां, शिक्षा का प्रबंध करने वाली संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण हो। एबट द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। पहला, देश के उद्योगों की आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। दूसरी, व्यावसायिक शिक्षा देने के पूर्व सामान्य शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। तीसरी, कुटीर उद्योग एवं कृषि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। चौथी, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। ये विद्यालय निम्नलिखित 2 प्रकार से होंगे। पहला, जूनियर वोकेशनल स्कूल। इनका पाठ्यक्रम 3 साल का होगा और इनमें 8वीं पास छात्र का प्रवेश होगा। दूसरी, सीनियर वोकेशनल स्कूल। इसका पाठ्यक्रम 2 साल का होगा और इनमें 11वीं पास छात्रों का प्रवेश होगा। पांचवी, रिपोर्ट में बहुउद्देश्य स्कूलों के खोलने की सिफारिश की गई। चौथा, वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा। 1937 22 से 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य प्रस्ताव अग्र प्रकार थे। पहला, सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, शिक्षा का महत्व मातृभाषा को बनाया जाए। तीसरा, हस्त उद्योगों को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। चौथा, शिक्षा इस प्रकार की दी जाए जिससे आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो। पांचवा, शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा नागरिक गुणों का विकास किया जा सके, जिससे लोकांतरित की जड़ें मजबूत हों। छठा, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। सातवां, सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। पांचवा, सार्जेंट योजना का युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध के प्रभावित राष्ट्रों में पुनर्निर्माण की योजना बनाई, जिसमें शिक्षा की योजना प्रमुख थी। उस समय शिक्षा के विकास के लिए बटलर योजना बनाई गई। 1944 में वायसराय की प्रबंधकारिणी कौंसिल की पुनर्निर्माण समिति ने भारतीय शिक्षा के सलाहकार सर जॉन सार्जेंट
को आदेश दिया कि वे भारत में युद्धोत्तर शिक्षा के विकास पर एक समिति पत्र तैयार करें। 1944 में उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की और बोर्ड ने उसकी स्वीकृति भी दे दी। इसी को युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना कहते हैं। यह योजना सार्जेंट योजना भी कहलाती है। इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे। पहला, माध्यमिक शिक्षा या शिशु शिक्षा। दूसरा, प्राथमिक या बेसिक शिक्षा। तीसरा, हाई स्कूल परीक्षा। चौथा, विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था। पांचवा, प्राविधिक, वाणिज्यिक एवं कला शिक्षा की व्यवस्था। छठा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। सातवां, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। आठवां, छात्रों के स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था। नौवां, विकलांग छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था। 10वां, विद्यालयों में पृथक से मनोरंजन एवं सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था। 11वां, रोजगार कार्यालय या सेवा योजनालय की स्थापना की जाए। 12वां, शिक्षा के प्रस्ताव की समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्था की जाए। उपर्युक्त बंदियों पर रिपोर्ट में विस्तृत रूप से सुझाव दिया गया। यद्यपि कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इस योजना को काल्पनिक, अंतर्राष्ट्रीय तथा खर्चीली बताकर उसकी आलोचना की, किंतु भारतीय शिक्षा के इतिहास में सार्जेंट योजना का स्थान महत्वपूर्ण है। यह योजना सभी योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे सभी पहले इस बात को सिद्ध किया कि अन्य देशों के समान भारत में शिक्षा क्षेत्र में प्रगति करने की क्षमता है। इसी संदर्भ में केजे सैदेन ने लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा की यह प्रथम व्यापक योजना है। यह इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों में से पिछड़ा हुआ है। योजना इस विश्वास पर आधारित है कि अन्य देशों के समान इस देश में भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की क्षमता है। प्रश्न क्रमांक 136, भारत के अंग्रेजी शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए अथवा अंग्रेजी शिक्षा से भारत को होने वाली लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मूल्यांकन। भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा से भारतीयों को लाभ भी हुआ किंतु दूसरी ओर हानि भी हुई। अंग्रेजी पढ़ा लिखा युवक भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा आदि को भूल गया और अंग्रेजियत रंग में रंग कर अंग्रेजों का समर्पक बन गया। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के पक्ष तथा विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से भारत को लोभ। पहला, वैज्ञानिक प्रगति। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न कर दी। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में नव जागरण किया। नव जागरण के अग्रदूतों ने यह अनुभव किया कि पश्चिम की प्रगति का मूल कारण वैज्ञानिक उन्नति है। अतः उन्होंने अंग्रेजों से यह मांग की कि भारत में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाए। वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था होने पर भारतीयों ने विज्ञान का गहरा अध्ययन किया और देश में वैज्ञानिक प्रगति के लिए उपाय किए, जिससे भारत के विकास में बड़ा योगदान मिला। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान से संपर्क। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य ज्ञान तथा विज्ञान से संपर्क हुआ। इनमें भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और अंधविश्वास भी कम हुआ। इससे भारतीयों में विज्ञान के अध्ययन में रुचि बढ़ी तथा अधिक व्यवहारिक रूप से सोचने लगे और काम करने लगे। तीसरा, भारतीय ललित कलाओं का पुनरुत्थान एवं उन्नति। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय ललित कलाओं का पुनरुत्थान हुआ।
भारत सरकार में मुंबई, तमिलनाडु, लाहौर तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिन्होंने भारतीय कलाओं के विकास में महान योगदान दिया। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इस संबंध में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया। चौथा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति। अंग्रेजी शिक्षा से भारत में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति हुई। भारत आकार एवं विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन करके संस्कृत की अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया तथा हमारे प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, जिससे भारतीय शिक्षा का देश विदेश में प्रचार हुआ। पांचवा, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में सहयोग दिया। भारतीय समाज की अनेक कुप्रथाएं दूर हुई। अनेक भारतीय समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए और सफलता प्राप्त की। छठा, लोकप्रिय राजनीतिक संस्थाओं का विकास। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की भावना प्रज्वलित हुई, जिससे अनेक लोकांतरित संस्थाओं की स्थापना हुई। संसदीय लोकतंत्र इसी की देन है। सातवां, राष्ट्रीयता की भावना का विचार। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता के विकास में सहयोग मिला। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा यूरोप में हुई क्रांतियों का भारतीयों को ज्ञान हुआ। इससे प्रेरणा लेकर भारतीय स्वतंत्रता की लहर पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को विदेशी दासता से मुक्त होने में सहायता मिली। आठवां, स्त्रियों की दिशा में सुधार। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय स्त्रियों की दिशा में सुधार हुआ। उनमें स्वतंत्रता तथा समानता की भावना जागृत हुई। उन्होंने शोषण से मुक्ति के लिए अनेक आंदोलन खड़े किए। अंधविश्वास तथा कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्त्रियों में शिक्षा प्राप्त करने की रुचि बढ़ी तथा स्त्रियों को शोषित करने का वातावरण बना। स्त्रियों को शिक्षित करने का वातावरण बना। अंग्रेजी शिक्षा से भारत को हानि। पहला, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति भारत के वातावरण के प्रतिकूल। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए लागू की थी। उन्होंने भारत की आवश्यकता को कभी भी ध्यान नहीं रखा। अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था नहीं की। अंग्रेजी शिक्षा इंग्लैंड के आदर्शों पर आधारित थी, अतः वह भारत के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती थी। इस संदर्भ में श्री पनराजे का कथन सत्य है। उनका कहना है कि यह एक विदेशी पौधा था जो भारत की भूमि में उचित प्रकार से पल्वित नहीं हो सकता था, अतः इसका अनियंत्रित रूप से विकास हुआ। दूसरा, राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश। अति प्राचीन काल से भारत अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारतीय राष्ट्रीय जीवन एवं चरित्र की अपनी विशेषताएं रही है। अंग्रेजों ने इन सब को व्यर्थ ठहराकर अपनी पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता को भारत में लादने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार किया जो मूल रूप में तो भारतीय था, किंतु विचारों, व्यवहारों तथा वेशभूषा में अंग्रेज था। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्र जीवन एवं
चरित्र को दुर्बल कर राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश किया। तीसरा, देशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा। अंग्रेजों ने भारत आने से पूर्व भारत में देशी शिक्षा संस्थाओं का जाल बिछा हुआ था, जो सख्ती, सुलभ तथा प्राचीन परंपराओं पर आधारित शिक्षा प्रदान करती थी, जिसमें जनसाधारण की शिक्षा की मांग पूरी हो जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इन शिक्षण संस्थाओं के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इसका ह्रास हुआ। अंग्रेजों ने देशी शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। चौथा, जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। अंग्रेजों ने जनसाधारण की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल उच्च वर्ग के लोग की शिक्षा की व्यवस्था की। अंग्रेज शिक्षा के द्वारा केवल अंग्रेज भक्त लोग तैयार करना चाहते थे, जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ कर सके। दूसरे, सरकार शिक्षा पर कम से कम खर्च करना चाहती थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षा की मंद गति से प्रगति हुई। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासनकाल में केवल 15% शिक्षित किए जा सकते। पांचवा, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था, किंतु ब्रिटिश शासकों ने धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भौतिक विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया। इसके कारण भारतीय जीवन में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का ह्रास हुआ। छठा, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसी नीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने अन्य साधनों के स्थान पर शिक्षा प्रणाली को भी इसका साधन बनाया। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न किया। उन्होंने सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में मुसलमानों के लिए कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। सातवां, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यद्यपि प्रारंभ में भारत में व्यवहार मात्र प्रारंभ किया था, किंतु उसका सदैव से लक्ष्य भारत में राजनीतिक अधिकार कायम करना ही था। अंग्रेजों ने भारतीयों को ऊपरी दिखावे के लिए जो शिक्षा के प्रयास किए, उनका लक्ष्य भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का शोषण करना ही था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो शिक्षा प्रणाली विकसित की, वह उनकी समाजवादी भावना पर आधारित थी। आठवां, नौकरशाही या लाल फीताशाही का समावेश। ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली पर सदैव नौकरशाही या लाल फीताशाही का प्रभुत्व बना रहा। शिक्षा विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा संचालक न होकर अन्य विभागीय सचिवों के समान शिक्षा सचिव होता था, जो विशेष रूप से शिक्षा विशेषज्ञ न होकर प्रशासन अधिकारी मात्र होता था। विशेषज्ञों की सहायता से वंचित रह जाने के कारण शिक्षा में किसी भी अंग का समुचित विकास न हो सका। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारतीय जनता का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त न होने के कारण वह जनता जनार्दन की प्रणाली न बन सकी। नौवां, सरकार द्वारा शिक्षा विभाग की उपेक्षा। ब्रिटिश काल में शिक्षा विभाग की बड़ी उपेक्षा होती थी। सरकार ने जन विभागों से उसके स्वार्थों की पूर्ति हेतु थी। उन विभागों की अपेक्षा शिक्षा विभाग पर बहुत कम ध्यान देती थी, जैसे कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। पहला,
विभिन्न विभागों के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बाद जो धन अवशेष बचता था वह शिक्षा विभाग को मिलता था। दूसरा, इस पर भी यदि सरकार को किसी कारणवश सरकारी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पड़ जाती तो वह शिक्षा विभाग के व्यय में सबसे अधिक कटौती करती थी। तीसरा, बहुधा शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के सचिवों के अध्ययन कर दिया जाता था जो इस विभाग की ओर ध्यान देते थे में असमर्थ होते थे। चौथा, सन 1896 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा सेवा का आयोजन किया तो इस पद का वेतन इसके समकक्ष पद ICS की अपेक्षा कम निर्धारित किया। इसके परिणाम स्वरूप सुयोग्य और कुशल अंग्रेजी अधिकारियों की सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में वांछनीय प्रगति संभव न हो सकी। प्रश्न क्रमांक 137, 1947 से 1956 तक शिक्षा के विकास की समीक्षा कीजिए अथवा राधाकृष्ण आयोग पर एक लेख लिखिए। उत्तर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का राधाकृष्ण कमीशन 1948 से 49। स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्वविद्यालयों के छात्र संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, किंतु उच्च शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार न होने के कारण वह नवीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में एक लोकतांत्रिक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। अतः देश के कर्णधारी तथा नेताओं ने देश के पुनर्निर्माण के लिए उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना अति आवश्यक समझा। अतः केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंत विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने सरकार से एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की, जो देश की नवीन आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुकूल विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सुझाव दें। भारत सरकार ने 4 नवंबर सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसी कारण इसको राधाकृष्ण कमीशन कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन सहित इस आयोग के 10 सदस्य नियुक्त किए गए। इस आयोग ने जो सुझाव दिए उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट, विदेशी दासता के बंधन से मुक्त होने के पश्चात भारतीयों के कर्तव्यों तथा दायित्वों में वृद्धि हो गई। अतः विश्वविद्यालयों को चाहिए कि देश के नवयुवकों में ऐसे गुणों का विकास करें कि वे राजनीतिक, प्रशासकीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। दूसरा, विद्यार्थियों में ऐसे गुण का विकास होना चाहिए कि वे भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने में सहयोग दे सकें। तीसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा ऐसी नेताओं का जन्म होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा सहायी हो। चौथा, जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पांचवा, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो देश की संस्कृति तथा सभ्यता का पोषण कर सके। छठा, मन तथा शरीर का घनिष्ठ संबंध होता है, अतः विश्वविद्यालय शिक्षा को छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों की ओर ध्यान देना चाहिए। सातवां, विश्वविद्यालयों में साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। आठवां, विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए।
दूसरा, शिक्षक वर्ग के संदर्भ में सुझाव। पहला, शिक्षकों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, केवल वरिष्ठता को ही आधार नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, शिक्षकों के लिए भविष्य निधि की उत्तम व्यवस्था की जाए। तीसरा, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो इसको 64 वर्ष किया जा सकता है। चौथा, शिक्षकों को अध्ययन के लिए 1 वर्ष का अवकाश दिया जाए। संपूर्ण सेवा कार्य में उन्हें 3 वर्ष का अवकाश दिया जाए। पांचवा, शिक्षकों से 1 सप्ताह में 18 घंटे का शिक्षण कार्य कराया जाए। छठा, शिक्षकों के विवादों का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए। तीसरा, अध्यापन के संदर्भ में सुझाव। विद्यालय के अध्यापन कार्य का स्तर ऊंचा करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 600 से अधिक एवं संबद्ध कॉलेज में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, परीक्षा को छोड़कर वर्ष में कम से कम 180 कार्य दिवस होने चाहिए। तीसरा, शिक्षक अपने लेखवर्क को परिश्रम से तैयार करें तथा पुस्तकालय की व्यवस्था हो। चौथा, स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को व्याख्यान सुनाने के लिए बाध्य न किया जाए। पांचवा, छात्रों को 18 वर्ष की आयु के होने पर ही प्रवेश दिया जाए। छठा, स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमिनार आयोजित किए जाएं। सातवां, किसी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निश्चित न की जाए। आठवां, छात्रों के लिए पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए। नौवां, छात्रों को कम से कम 40, 55 एवं 70% अंकों पर क्रमिक तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी प्रदान की जाए। 10वां, व्यवसाय में लगे हुए युवकों के लिए सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। चौथा, पाठ्यक्रम के संदर्भ में सुझाव। पाठ्यक्रम के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त कराया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अंत संबंध एवं एकता होनी चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम में व्यापक एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा विषयों का चयन करने का अवसर मिले। चौथा, उपाधि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का स्थान होना चाहिए। अ, संघीय भाषा, प्राच्य या आधुनिक भारतीय भाषा। ब, अंग्रेजी। स एवं द, कला विद्यार्थी के लिए कम से कम एक विषय प्रत्येक समूह में से हो। प्रथम समूह, भाषा शास्त्र। क, एक प्राच्य या आधुनिक भारतीय शास्त्र। ख, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन। ग, इतिहास। घ, गणित। ड, ललित कला। द्वितीय समूह, सामाजिक अध्ययन। क, राजनीति शास्त्र। ख, समाजशास्त्र। ग, मनोविज्ञान। घ, रसायन शास्त्र। ड, मानविकी। च, भूगोल। छ, अर्थशास्त्र। स एवं द विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित विषयों में कम से कम 2 विषय। क, गणित।
ब रसायन शास्त्र, ग वनस्पति शास्त्र, घ भौतिक शास्त्र, ड प्राणी शास्त्र, च भौतिकी। पांचवा स्थानोत्तर परीक्षण एवं अनुसंधान। सुप्रसिद्ध विद्वान व्हाइटहेड के अनुसार प्रगतिशील समाज के लिए विद्वानों, आविष्कारों एवं अन्वेषकों की अति आवश्यकता है, जिनको उत्पन्न करने का श्रेय विश्वविद्यालयों का ही होता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए आयोग ने लिखा है, विश्वविद्यालय ऐसे मनुष्यों का उत्पन्न करने के मुख्य साधन होते हैं जो प्रगतिशील क्रियाओं का प्रभाव साधन में एकीकरण करते हैं। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा स्तरोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक ब्रिटिश विषय को उच्च अध्ययन और अनुसंधान की विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाए। दूसरा, पीएचडी के विद्यार्थियों का अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचन किया जाए। तीसरा, पीएचडी की डिग्री कम से कम 2 वर्ष के शोध कार्य के बाद मिलनी चाहिए। चौथा, पीएचडी एवं अन्य अनुसंधान कार्य के लिए विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्तियों एवं छात्रवृत्तियों के मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, परीक्षा आयोग के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि अध्यापन परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा अध्यापन के। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष हैं। इन दोषों का निराकरण करने एवं परीक्षा में सुधार करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, परीक्षाओं का उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालयों में एक पूर्णकालीन बोर्ड स्थापित किया जाए जिसमें 3 सदस्य हों। विश्वविद्यालय का कॉलेज के अध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नई योजनाएं को बनाने में परामर्श प्रदान करना और पाठ्यक्रम संशोधन के लिए सामग्री देना। ब, संबद्ध कॉलेज के विद्यार्थियों का समय समय पर प्रगति परीक्षाओं के द्वारा परीक्षण करना। तीसरा, कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का एक सेट निर्मित किया जाए। चौथा, 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष उपरांत न ली जाए बल्कि प्रत्येक वर्ष के अंत में स्वतःपूर्ण इकाइयों में परीक्षा ली जाए। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पांचवा, रियायती अंक की प्रथा समाप्त की जाए। छठा, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक कक्षाओं में मौखिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सातवां, केवल उन व्यक्तियों को परीक्षित नियुक्त किया जाए जिन्हें उस विषय के अध्ययन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। आठवां, प्रत्येक विषय के अंकों के 1/3 अंक कक्षा कार्य पर दिए जाएं। सातवां, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए और देश के सभी भागों में उसे माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए। दूसरा, उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो किंतु राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी को एक या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तीसरा,
राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं के संघीय भाषा की शिक्षा का प्रबंध करें। चौथा, ब्राह्म्य विषय एवं नवीन ज्ञान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से अध्ययन यथापूर्व चलता रहे। पांचवा, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित 3 भाषाओं का कराया जाए। पहला, क्षेत्रीय भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा एवं तीसरा अंग्रेजी भाषा। 8वां, धार्मिक शिक्षा। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार यदि हम इसी प्रकार केवल व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल देकर आत्मा का हनन करते गए तो अपने समाज में आसुरित हलचल के द्वारा केवल राक्षस राज्य लाने में समर्थ हो सकेंगे। अतः आयोग ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर बल देते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, समस्त शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सब शिक्षण एवं विद्यार्थी कुछ मिनट के लिए मौन चिंतन करेंगे। दूसरा, डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में छात्रों को विश्व के महान धार्मिक नेताओं यथा बुद्ध, सुकरात, ईर्षा, शंकर, मोहम्मद नामक, कबीर, रामानुज, गांधी आदि की जीवनी पढ़ाई जाए। तीसरा, द्वितीय वर्ष में संसार की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकों को वे भाग पढ़ाए जो सभी धर्मों में समान हो। चौथा, तृतीय वर्ष धर्म दर्शन का प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया जाए। 9वां, स्त्री शिक्षा। आयोग ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए इसके संबंध में अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला, स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे सुमाता एवं संग्रहणी बन सकें। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करने में स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण न कर स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें। तीसरा, स्त्रियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जाए। चौथा, शिक्षा व्यय को कम करने के लिए उपाधि स्तर पर शिक्षा सह शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। पांचवा, शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि स्त्रियां सामान्य समाज में अपना सामान्य स्थान ग्रहण कर सकें। छठा, गृह प्रबंध एवं गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, छात्र कार्यकारिणी आदि पर अपने विचार प्रकट किए। भारत सरकार ने उपर्युक्त सुझावों की अधिकांश सिफारिशों को लागू करते भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया और अनेक स्थानों पर नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई तथा पुराने विश्वविद्यालयों में सुधार किया गया। माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 138, 1920 से 1950 ईस्वी तक भारतीय प्रेस के विकास की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय प्रेस का विकास 1920 से 1950 ईस्वी तक। भारत में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभ में इनके पत्रकार यूरोपीय थे। उनके न तो ऊंचे आदर्श और न ईमानदारी एवं कौशल
का कोई स्तर था, किंतु 1920 ईस्वी के बाद भारतीय समाचार पत्रों का प्रकाशित तेजी से हुआ। राष्ट्रीय विचारधारा का इन समाचार पत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने अनेक कानून बनाकर भारतीय प्रेस को कुचलने का प्रयास किया, किंतु भारतीय प्रेस ने अंग्रेजों के अत्याचारों की खुलकर निंदा की। इस काल में अंग्रेजी तथा हिंदी के अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं का प्रकाशन किया गया। उनका विवरण निम्न प्रकार से है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के नाम, संस्थापक का नाम और माध्यम। पहला, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, अंग्रेजी। इसमें जो पहले मैं बोल रही हूँ वो समाचार पत्र तथा पत्रिकारों के नाम हैं। दूसरा संस्थापक के नाम है और तीसरा उसका माध्यम है। यंग इंडियन, महात्मा गांधी, अंग्रेजी। इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजी। हिंदुस्तान टाइम्स, के.एस. पणितकर, अंग्रेजी। नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी। नेशनल हेराल्ड। द ट्रिब्यूनल, सर दयालाल सिंह मजीठिया, अंग्रेजी। कॉमरेड, मोहम्मद अली जिन्ना, अंग्रेजी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, सच्चिदानंद सिन्हा, अंग्रेजी। भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्ता, हिंदी। हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी। कविवचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी। नवजीवन, महात्मा गांधी, हिंदी और गुजराती। आज, शिव प्रसाद गुप्त, हिंदी। प्रताप पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदी। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, बंगला और अंग्रेजी। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगला। बंगवासी, जोगेंद्र नाथ बोस, बंगला। बम्बई दर्पण, बाल शास्त्री, मराठी। केसरी, बाल गंगाधर तिलक, मराठी। अल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उर्दू। अल विलाग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उर्दू। हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, उर्दू। गदर, गदर पार्टी, पंजाबी और अंग्रेजी। उपर्युक्त समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं का प्रकाशन इस काल में किया गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं प्रकाशित की गई। 1920 ईस्वी तथा उसके बाद जितने भी समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की गई
उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महान योगदान दिया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गति मिली। यद्यपि समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने इनको कुचलने का भी प्रयास किया, किंतु इन समाचार पत्रों ने सरकार की तिखी आलोचना करके जनता में नवीन जोश भरने का प्रयास किया। देश को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचने में इनका महान योगदान था। इस काल में अनेक पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान था। इनमें ए नेशन एंड मेकिंग 1925, इंडिया टुडे आर्य समाज 1937 आदि प्रमुख थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 139, हर्टॉग समिति पर टिप्पणी दीजिए। उत्तर, प्रश्न 135 का उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 140, अंग्रेजी शिक्षा के लाभ बतलाइए। उत्तर, अंग्रेजी शिक्षा से भारत को लाभ: पहला, वैज्ञानिक प्रगति; दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान संपर्क; तीसरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति; चौथा, भारतीय ललित कलाओं का पुनरुत्थान एवं उन्नति; पांचवा, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण; छठा, लोकप्रिय राजनीतिक संस्थाओं का विकास; सातवां, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला, हर्टॉग समिति का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन 1948 ईस्वी में, दूसरा 1929 ईस्वी में, तीसरा 1930 ईस्वी में या चौथा 1940 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है दूसरा, 1929 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, सप्रू समिति का गठन कब किया गया? पहला 1934 ईस्वी में, दूसरा 1935 ईस्वी में, तीसरा 1936 ईस्वी में या चौथा 1937 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है पहला, 1934 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बेसिक शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की? पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू; दूसरा, पंडित मोतीलाल नेहरू; तीसरा, मदन मोहन मालवीय या चौथा, महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है चौथा, महात्मा गांधी। चौथा प्रश्न, 1948 ईस्वी के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू; दूसरा, जयप्रकाश नारायण; तीसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या चौथा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है तीसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पांचवा प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? पहला, के.एम. पाणिक्कर; दूसरा, सच्चिदानंद सिन्हा; तीसरा, महात्मा गांधी या चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है पहला, के.एम. पाणिक्कर। छठा प्रश्न है, भारत मित्र का संस्थापक कौन था? पहला, मदन मोहन मालवीय; दूसरा, बाल मुकुंद गुप्ता; तीसरा, सच्चिदानंद सिन्हा या चौथा, एनी बेसेंट। और इसका सही उत्तर है दूसरा, बाल मुकुंद गुप्ता।